राजा खालिद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान हैं। राजा खालिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राय साहब, अब फौजी अदालतों की बहाली जो है वो मुतालिबा जोर पकड़ गया, सूबाई हुकूमतों की दरख्वास्त भी आ गई है और वजारत दिफा भी ये बात कर रही है, क्योंकि पार्लियामान ने ये एक्ट पास किया था, तो अब पार्लियामान के एक्ट के हवाले से अदालत ने ये इसको ख़त्म किया। अब क्या मामलात हो सकते हैं अदालत में सर? देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि 23 अक्टूबर 2023 का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, जो 5 जजेस 4-1 की अक्सरियत ने ये फैसला दिया कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। ये आपको ये याद होना चाहिए कि 1967 में एक अमेंडमेंट आई थी जिसके जरिए आर्मी एक्ट में, जिसके जरिए 21D(1) और 2 ये सेक्शन इंसर्ट की गई थी आर्मी एक्ट में, जिसके जरिए वो सिविलियन जो सीड्यूस करें आर्मी पर्सनल्स को फ्रॉम देयर एलिजेंस, और इसी तरह जो आर्मी आर्सनल्स पे, आर्मी बिल्डिंग्स पे, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट पे या आर्मी इंस्टॉलेशंस पे हमले के मुजरम हों, स्पाइंग में इन्वॉल्व हों, जासूसी के मुर्तकिब हो रहे हों, तो उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स करेंगी। और उसके बाद तवातर से ये ट्रायल होता रहा। इवन जो लास्ट गवर्नमेंट थी, रजीम थी इनकी, इमरान खान साहब की, उनकी टर्म के अंदर भी इसका ट्रायल हुआ। 25 या 35 इस तरह से तादाद सामने आती है उन लोगों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हुआ। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने 1975 में एक जजमेंट पास की ब्रिगेडियर FP अली केस में, जिसमें उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल को जस्टिफाई किया, उसकी जवाजियत फराम की, उससे जायज करार दिया। और उसके बाद फिर ये 2015 में मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल को फिर चैलेंज किया गया। उसमें 17 रुकनी बेंच था, फुल कोर्ट थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, क्योंकि 17 ही जजेस होते हैं। उन्होंने भी यही फैसला दिया जी कि मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल कर सकती हैं, लेकिन उस वक्त 21वीं और 22वीं तरमीम आई थी। मैं समझता हूं कि उसकी भी कतई जरूरत नहीं थी। कानून में एक बात बिल्कुल लिखी हुई है कि किन किन लोगों के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट हरकत में आएंगी या मिलिट्री कोर्ट ट्रायल करेंगी। तो अब ये जो अपील हुई है शोधा फोरम की तरफ से है, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से है, और इसी तरह अपना वजारत दफा उनकी तरफ से है। बलूचिस्तान तो गवर्नमेंट की तरफ से मैंने जो अपील है शोधा फोरम की वो पढ़ी, तो उन्होंने उसका जो आगाज है वो किया है कुरान पाक की आयत से कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में मारे जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, जिंदा हैं लेकिन तुम्हें उसका शऊर नहीं। सूरह बकरा और सूरह आले इमरान की आयत का हवाला देते हुए उन्होंने वो पिटीशन ड्राफ्ट की। आपको पता है कि जो हम आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं, हमारे अमन और सुकून की जमानत ये शोधा का खून और गाजियों की कुर्बानियां हैं, जिसके नतीजे में आज हम आज़ाद पाकिस्तान में सांस ले रहे हैं। तो अब आप उनके जो दहशतगर्द हैं, जो उनके जिन्होंने उनकी शहादतें ली, उनकी जानें ली, तो उन्हें इस तरह से खुला छोड़ देना और ब्लैंकेट इम्यूनिटी देना हर तरह के सिविलियन दहशतगर्द को, ये मैं समझता हूँ कि हकायक के कतन खिलाफ था। बर वक्त अपील की गई है और मैं तवक्को रखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा बेंच अपील की सूरत में इस जजमेंट को रिवर्स करेगा और मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल को बहाल करेगा। राय साहब, जो चीज़ इसको बाकायदा तौर पर पहले ख़त्म किया गया पिछले 5 रुकनी बेंच ने, अब वो बेंच के अरकान भी नए बेंच का हिस्सा तो नहीं होंगे, लेकिन वो क्या ऐसे ग्राउंड से जिसकी बिना पर उस वक्त इस चीज़ को कलअदम किया गया, ख़त्म किया गया था? आप समझते हैं कि वो जो फैसला था वो कानून के मुनाफी है? देखिए, बात यह है कि उन्होंने कहा जी कि ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। अब जो पिटिशनर थे वो कतन नहीं बता सके, कतन साबित नहीं कर सके थे सुप्रीम कोर्ट के सामने कि उनके किस फंडामेंटल राइट की वायलेशन हुई है। ये बड़ी अजीबो गरीब बात थी। तो इसी तरह यानी वो पिटीशन ही मैं समझता हूँ कि मेंटेनेबल नहीं थी। ना तो फंडामेंटल राइट्स की कहीं वायलेशन है, फिर ये है कि एक 17 रुकनी बेंच का फैसला है या अक्सरियत इससे बड़े बेंचेस के फैसलों को छोटा बेंच वो कतन मुस्तरद नहीं कर सकता था, उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता था, लेकिन उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया।
तो ग्राउंड्स तो मैं सब समझता हूँ कि उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट का 4 रुकनी बेंच का फैसला है, माजरत के साथ। लेकिन मैं तवक्को रखता हूँ कि ये फैसला रिवर्स होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले प्रेसिडेंट सेट कर रखी हैं कि किन किन लोगों का ट्रायल हो सकता है मिलिट्री कोर्ट्स में, और सिविलियन के ट्रायल्स को जो स्पाइंग में, जिस तरह मैंने पहले बताया कि स्पाइंग में इन्वॉल्व हों, सिडिशन में इन्वॉल्व हों, आर्मी तनसीबात पे हमलावर हों, तो उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो कुलभूषण यादव जैसे जो दहशतगर्द हैं वो भी आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि वो भी सिविलियन था, वो भी पाकिस्तान आर्मी एक्ट की जो यानी कोर्ट ने जो डिफाइन किया तो उस एम्बिट में नहीं आता, फिर वो भी। ये अब फुल कोर्ट का मामला भी हो सकता है राजा साहब के इस पर फुल कोर्ट भी तश्कील हो जाए, या फिर 5 रुकनी बेंच ही अगर बन जाए तो उस बेंच के मुताबिक भी ये फैसला दे दिया जाए। देखिए, मैं समझता हूँ कि बड़ा बेंच बनेगा और ये जजेस नहीं होंगे, क्योंकि अपील है, ठीक है, ये रिव्यू नहीं है। ये ध्यान में रखिए कि पहले सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू होती थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ने अपील प्रोवाइड की है, तो अपील में वो जजेस नहीं होते, ये इंट्रा कोर्ट अपील है। तो इंट्रा कोर्ट अपील इन जजेस के फैसले को, जिन जजेस के फैसले को चैलेंज किया जाए वो अपील में नहीं बैठ सकते, और मेरा ख्याल है कि बड़ा बेंच तश्कील दिया जाएगा। अब ये चीफ जस्टिस साहब का प्रीरोगेटिव है कि वो फुल कोर्ट तश्कील देते हैं या लार्जर बेंच तश्कील देते हैं। ये पावर इज वेस्टेड विद द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सही, अब बहुत ज़्यादा ये इस पर भी बहस हो रही थी राय साहब कि ये जो है वो जमहूरियत की और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। सेनेट में भी पिछले दिनों आपने ये गुफ्तगू सुनी है, तो एक जानिब जो है इंसानी हुकूक की बात हो रही है या बुनियादी हुकूक के हवाले से, लेकिन जिनके हुकूक सल्ब हो रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान के आर्मी के ऊपर अगर हमले होते हैं, वहाँ पर इमारतों पे हमले होते हैं, लोगों पर हमले होते हैं, तो वो भी तो वहाँ भी तो हुकूक जो है वो सल्ब करने की या हुकूक को ख़त्म करने की बात है। तो ये दोनों तरफ मामलात ऐसे हैं, तो किस तरह से इन चीज़ों का आगे देखते हैं आप? देखिए, बात ये है कि हुकूक दहशतगर्दों के हुकूक नहीं है, उनके फंडामेंटल राइट या जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वो ये कहता है आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के फेयर ट्रायल का उन्हें मौका देना चाहिए। कोई भी मुल्ज़म है उसे फेयर ट्रायल की अपॉर्चुनिटी हासिल हो। फोरम वो कॉन्स्टिट्यूशन ने भी डिसाइड कर रखा है 175 आर्टिकल में, और फिर हमारा जो 56 साल पुराना कानून है, ये जो 1967 की तरमीम है, ये इससे 56 साल हो गए। इसमें भी तय हो गया कि किन किन सिविलियन का यहाँ पे ट्रायल होगा। तो उन शोदा के, उनके वारसों के, वो जो हमारे हजारों आर्मी पर्सनल, आर्मी मैन, आर्म फोर्सेस के लोग वो शहीद हुए, या जितने भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लोग वो शहीद हुए, उनके राइट्स नहीं है, उनके वर्सा के कोई राइट्स नहीं है, उनके फंडामेंटल राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट नहीं होती कि दहशतगर्दों को आप इस तरह से बेलगाम छोड़ दें। और फिर आपको पता है कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम, ऑर्डिनरी कोर्ट्स में या स्पेशल कोर्ट्स में, उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे लैकूनास हैं, बहुत सारे सुकम हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। उन्हें अप टू द मार्क बनाने के लिए खासा टाइम दरकार होगा। पूरी दुनिया में जब इस तरह के हंगामी हालात पैदा हो जाएं, दहशतगर्दी के पे दर पे वाकयात होना शुरू हो जाएं, तो स्पेशल कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं। ये पाकिस्तान में कोई अनोखी बात नहीं हो रही और पहली दफा नहीं हो रहा कि जिस पे इतना वावेला है। वो इसलिए कि एक सियासी जमात है जिसके लोगों ने वही काम किया जो कलदम दहशतगर्द तंजीमें करती थी, डिफंक्ट और बैंड ऑर्गेनाइजेशन करती थी। तो लिहाजा लोगों को इसका ज्यादा वो है, ये नहीं देखते कि दहशतगर्दी का मुर्तकिब कोई भी हो, चाहे वो पढ़ा लिखा है, जाहिल है, मदरसे से ताल्लुक रखता है या किसी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखता है, बाहर का पढ़ा लिखा है या पाकिस्तान में पढ़ा है, तो वो इक्वली ट्रीट होंगे। वो दहशतगर्द ही है, किसी भी फॉर्म में है, वो दहशतगर्द है। ही इज टू बी ट्रीटेड अंडर द लैंड ऑफ लॉ, लॉ ऑफ द लैंड। बिल्कुल। राज साहब, एक और चीज़ जो है इस पे, तो यहाँ ऐसा लग रहा था कि सिविलियंस के हवाले से बहुत से लोगों का ये कहना था कि 9 मई के वाकयात के तनाजुर में ये सारा
फैसला हुआ कि फ़ौजी अदालतों से केसेस जो है वो सिविलियन अदालतों में जाए। लेकिन सर, जो उससे पहले दहशतगर्द या उसके बाद में पकड़े जाने वाले लोग हैं, उसमें भी फिर तो उनके लिए भी ये रास्ता निकल आएगा कि वो फ़ौजी अदालतों में, जहाँ पर उनको सज़ाएँ भी हुई, पाकिस्तान में दहशतगर्द पकड़े भी गए, तो उनको भी यहाँ तो फिर फ़ायदा हासिल हो सकता है अगर ये फ़ौजी अदालतों के हवाले से चीज़ें बहाल नहीं होती हैं तो। जी जाहिर है, फिर आप किसी भी दहशतगर्द को आप उसका मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकते, आर्मी कोर्ट्स में उसका ट्रायल नहीं होगा, फिर सिविल कोर्ट्स में उसका ट्रायल होगा, जहाँ पे सूरत हाल ये होती है, आपको पता है कि जजेस को मर्डर कर दिया गया, बिल्कुल, यहाँ पे प्रोसिक्यूटर्स का कत्ल हुआ, यहाँ पे वकला का कत्ल हुआ, यहाँ पे गवाहान महफूज नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में ये नागुज़ीर था। आप अगर ऐसी बात थी तो आप जो आर्मी पब्लिक स्कूल था उसके दहशतगर्दों का ट्रायल करते ना सिविल कोर्ट्स में, जी हाँ, वो सिविलियंस थे। लेकिन ये मुश्किल है कि आप इस तरह से दहशतगर्दी को कर्व कर सकें। इस वक्त जनूबी एशिया में पाकिस्तान एक जंगी सूरत हाल से दो चार है, दहशतगर्दी का बुरी तरह से शिकार है। यानी जहाँ पे मासूम लोगों की जाने जाती हैं, वहाँ पे जो हमारी नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदों के मुहाफिज हैं, उन लोगों की जाने भी, वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जितनी भी हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, तो उनके खून से होली खेली जाती रही। तो फिर ऐसे में दहशतगर्दी को कर्व करना या दहशतगर्दी को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा अगर मिलिट्री कोर्ट्स में को बहाल ना किया जाए और मिलिट्री कोर्ट्स में ऐसे दहशतगर्दों का ट्रायल ना हो। फिर तो मैं समझता हूँ कि उन्हें इनकरेज करने वाली बात है इस फैसले के जरिए, उनकी हौसला अफजाई की बात है। और जिस तरह से वो खुश हुए हैं, खुशियों के उन्होंने शादियाने बजाए, तो ये उनके लिए इट वाज अ साई ऑफ रिलीफ। सही। अच्छा, दूसरा एक बड़ा अहम पॉइंट ये है कि अगर पार्लियामान ने कोई एक्ट पास किया है तो वो अगर खिलाफ कानून नहीं है, जिस कानून का आपने 1967 का हवाला भी दिया है, तो फिर अदालतें एक्ट पास किए हुए पार्लियामान का वो भी कलअदम करार दे रही हैं। तो इस तरह तो ये भी रविश चल निकलेगी कि अगर पार्लियामान कोई एक्ट को पास करता है अक्सरियत के साथ, तो फिर अदालत में जाए तो वहाँ भी ख़त्म हो जाए। देखें, पार्लियामेंट हर तरह की कानून साजी कर सकता है। पार्लियामेंट के पास ये अख्तियार है कि वो एक कानून साज अदारा है, जिस तरह की चाहे कानून साजी करे, स्वाय इसके कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ ना हो या कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिस हैं, जो फाउंडेशंस हैं जी, उन्हें ना छेड़ा जाए, उसके स्ट्रक्चर को खराब ना किया जाए। इससे हट के पार्लियामान की जो सोवरेनिटी है वो मुतासर होती है इस तरह के फैसलों से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।